अरे मनोहर, यहाँ गांव में तुम्हारा खुद का मकान है, खेती बाड़ी है, क्या जरूरत है शहर जाकर धक्के खाने की। अरे काका, गांव में माना सब कुछ है, लेकिन शहर में रहकर बहुत तरक्की कर सकते हैं हम। बच्चे अब बड़े हो गए हैं, उनका भविष्य भी तो सोचना है कि नहीं। हाँ, तो बच्चों को भेजो ना पढ़ने। जब वो पढ़ लिख जाए तो उन्हें यहाँ गांव के भले के लिए लेकर आओ। यहाँ तो तुम खुद ही गांव छोड़कर जा रहे हो। देवकी अम्मा, आजकल शहर बहुत आगे बढ़ गए हैं, हमें भी समय के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ गांव में रहकर कब तक हम गांव वाले बने रहेंगे। हाँ, तो गांव वाले बनने में कोई बुराई है क्या? कम से कम हम शहर वालों की तरह अपनी मिट्टी को छोड़कर तो नहीं जाते। हम शहर वालों की तरह मक्कार नहीं है, अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। अरे अम्मा, ये सब बातें सुनने में अच्छी लगती है बस। बाकी तो आजकल सब लोग शहर की तरफ ही भाग रहे हैं अपने भविष्य को सुधारने के लिए। अरे छोड़ो देवकी, ये नहीं समझने वाले। इन्हें तो शहर जाकर वहाँ की प्रदूषण वाली हवा खाने का शौक है, वहाँ का बासी खाना खाने का शौक है। गांव की साफ हवा, यहाँ का शुद्ध खाना, यहाँ की पावन संस्कृति से इनका कोई लेना देना नहीं है। हम समझते हैं कि गांव में ये सब अच्छा है, लेकिन फिर भी गांव में रहकर मॉडर्न जीवन नहीं जी सकते। अरे काका अम्मा छोड़ो, जिन्हें गांव की कीमत पता है वही लोग गांव में रहते हैं, चाहे जो हो जाए। और जिन लोगों को शहर की हवा लग जाती है उन्हें समझाने से कोई फायदा नहीं। चलिए चलिए। बात तो सही है। न जाने लोगों को क्या हो गया है, हर साल कितने परिवार गांव को छोड़कर जा रहे हैं। कोई बात नहीं अम्मा, आप निराश मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। गांव के बड़े हमेशा ही दुखी होते जब कोई गांव से बाहर जाने लगता था, लेकिन आजकल तो गांव में लोग सिर्फ छुट्टियां मनाने ही आया करते थे। ऐसे में गांव की संस्कृति और ताकत को पहचानने वाले बड़े ही कम लोग रह जाते हैं। एक दिन गांव के किसी पुराने मकान पर कारीगर काम कर रहे हैं, तब अरे यहाँ कारीगर कल से लगे हुए हैं, कोई रहने आ रहा है क्या? क्या पता काका, हमने तो आजकल गांव से लोगों को जाते देखा है, आते तो बहुत कम देखा है किसी को। मकान बड़ा है, इसका मतलब शायद पूरा परिवार आ रहा है यहाँ। वाह, कोई पूरे परिवार के साथ यहाँ रामपुर गांव में आ रहा है, क्या बात है। सोचो जरा काका, कितना संपन्न और सुखी परिवार होगा जो यहाँ गांव में आकर बस रहा है। वही तो, नहीं तो आजकल तो सबको बस यहाँ से जाने की लगी हुई होती है, कोई यहाँ आना ही नहीं चाहता। मुझे तो इस परिवार का इंतजार रहेगा काका, जो हमारे रामपुर गांव का हिस्सा बनने वाला है। अरे भाई सुनो, ये काम कब तक निपट जाएगा और कब तक ये लोग यहाँ रहने आने वाले हैं? ये काम अभी 1 हफ्ता चलेगा और उसके बाद घर जब सही हो जाएगा तब वो लोग यहाँ रहने आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, फिर जल्दी जल्दी काम करो, हम भी चाहते हैं कि यहाँ जल्दी से लोग रहने आ जाए। पुराने मकान का काम काफी दिनों तक चलता रहा और काम खत्म होने के बाद भी अभी तक कोई रहने नहीं आया था। गांव वालों को लग रहा था कि शायद परिवार ने गांव की छुट्टियों के लिए ही घर बनवा के रखा है। सोचा था कि आसपास में कोई परिवार आकर रहने लगेगा तो थोड़ी चहल पहल ही हो जाएगी, लेकिन लगता है इस परिवार ने भी बस छुट्टियों के लिए मकान बनवा कर रख दिया है। आजकल तो गांव में रहना बस छुट्टियों की जगह हो गई है। चलो कोई बात नहीं। अरे हरी काका और अम्मा, चलो आज मंदिर में महाआरती है। महाआरती? लेकिन क्यों रे? आज तो गांव में कोई उत्सव या त्योहार भी नहीं है, फिर महाआरती क्यों? पता नहीं, पुजारी जी ने सबसे कहने को कहा है कि सबको महाआरती में आना है और उसके बाद भंडारा भी रखवाया है। वाह वाह, इतने महीनों में आज पहली बार मंदिर में महाआरती हो रही है और कोई भंडारा भी करवा रहा है। मुझे तो लगता है फिर किसी बच्चे का शहर के कॉलेज में एडमिशन हो गया होगा, इसीलिए भंडारा करवाया होगा। चलो कोई नहीं, किसी का कुछ तो अच्छा हो रहा है। चलो चलते हैं महाआरती में। पुजारी जी ने आज पूरे गांव को महाआरती में बुलाया था। आज मंदिर की सजावट भी सबसे अलग और काफी सुंदर लग रही थी, जिसे देखकर सारे गांव वाले अचंभे में पड़ गए थे। आप सबको हमारा नमस्कार है। मेरा नाम प्रकाश है, ये मेरा परिवार है। मेरी पत्नी महिमा, मेरा बड़ा बेटा सुमित, उसकी पत्नी चित्रा, छोटा बेटा अनुज और उसकी पत्नी कीर्ति। नमस्कार, आप सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। अरे ये तो हमें कहना चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों बाद यहाँ गांव में कोई बड़ा सा परिवार रहने आया है। वैसे आप लोग पहले किस गांव में रहते थे? नहीं काका, हम पहले किसी गांव में नहीं, शहर में ही रहते थे। हम शहर से गांव में रहने आए हैं।
क्या? मैंने तो सुना था लोग गांव से शहर की ओर जा रहे हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने के लिए, और आप लोग यहाँ गांव में आए हैं। हमारे दादाजी गांव से थे। शहर में रहते हुए हमें लग रहा था कि हमारी संस्कृति और संस्कार दोनों कम हो रहे थे। बस फिर क्या था, हमने सोचा कि इससे पहले कि हमारा सब कुछ शहरी हो जाए, हमें गांव को लौट जाना चाहिए। वाह वाह, आप जैसी सोच रखने वाले लोग बहुत कम देखे हैं मैंने। शहर में रहकर बहुत पैसा कमा लिया, अब लगता है कि गांव में रहकर खेती बाड़ी करके सादा जीवन जिए, अपने रीति रिवाज को निभाए और भगवान की भक्ति करे। आप जैसी सोच अगर सबकी होने लगी तो फिर गांव कभी खाली नहीं होंगे। चलिए बातें बाद में कर लेंगे, चल के आरती करते हैं, उसके बाद भंडारा भी करना है। हाँ जी, आइए आप सब। प्रकाश के परिवार से मिलकर सबको बड़ा ही आनंद मिला था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि शहर से आए हैं, और न ही उनमें किसी भी तरह का कोई घमंड झलक रहा था। लेकिन गांव वालों के मन में अभी भी कई सवाल थे। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनके घर की बहुएं यहाँ आने से खुश नहीं है। कहे, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है देवकी? अरे देखा नहीं, मंदिर में भी कुछ नहीं कह रही थी उनके घर की बहुएं। हाँ, अब ससुर जी गांव ले आए हैं, लेकिन उन्हें तो शहर में ही रहना होगा शायद, इसी वजह से लगता है मुंह फुला लिया होगा। हाँ, आजकल की लड़कियों को तो शहर के आराम चाहिए, गांव में काम किससे होता है बोलो। और इतने बड़े घर की बहुएं हैं तो गांव में उन्हें क्यों ससुराल लेना होगा? वो तो चाहती होंगी वो शहर में किसी बड़े बंगले में रहे। लेकिन सास ससुर काफी अच्छे हैं उनके, नहीं? देखा नहीं कैसे प्यार और इज्जत से बात कर रहे थे सब गांव वालों से। मुझे तो लगता है उनकी बहुएं थोड़े दिन में ही यहाँ से चली जाएंगी। एक काम करते हैं, उनके घर चलकर देखते हैं कि उनकी बहुओं का स्वभाव कैसा है। क्या वो घर आए मेहमान को इज्जत देती है या नहीं? हाँ, ये अच्छा कहा तूने, इसी बहाने उनका घर भी देखाएंगे। देवकी और कावेरी इस गांव की सबसे बुजुर्ग थी, इसलिए उन्हें इन मामलों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी रहती थी कि सामने वाले के घर में कौन कैसा चल रहा है। वो दोनों भी पहुंच जाती है गोस्वामी जी के घर में उनकी बहुओं को परखने। अरे कावेरी अम्मा, देवकी अम्मा, आइए ना, अंदर आइए। वहाँ बाहर क्यों खड़ी है? हाँ, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते हुए जाते हैं। कहीं आपको इस गांव में कोई परेशानी तो नहीं हो रही? अरे नहीं नहीं, रामपुर गांव बड़ा ही सुंदर और साफ गांव है, यहाँ हमें कोई परेशानी नहीं है। चलो अच्छा है। अब की बहुएं कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे वो बस रसोई में ही है, बुलाती हूँ। चित्रा, कीर्ति, यहाँ आओ, देखो कौन आया है। जी माँ जी। अरे देवकी अम्मा, कावेरी अम्मा, आप दोनों प्रणाम। प्रणाम। जीती रहो, दोनों खुश रहो। अच्छा हुआ आप आ गई यहाँ, हम अभी आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना देते हैं। अरे नहीं नहीं बहू, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप दोनों को तकलीफ होगी। वैसे भी ना यहाँ गांव की जिंदगी थोड़ी कठिन है ना, शहर के मुकाबले। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमें तो वैसे भी आदत है सारा काम खुद करने की। हम तो चटनी भी मशीन में नहीं सिलबट्टे पर बनाते हैं। वाह, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम दोनों इतनी काबिल हो। सच कहूँ तो चाहे हमारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन हमारी बहुएं सारा काम खुद ही करती हैं, कभी उन्होंने बाहर से कुछ खरीदा ही नहीं। आप दोनों हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमें अपनी सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। हाँ जी जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप दोनों यहाँ हमारे घर पहली बार आई हैं, तो आज आपको हमारे हाथ का खाना खाकर ही जाना पड़ेगा। नहीं नहीं बहू। बस अम्मा, हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, हम आपके लिए खाना बना रहे हैं और आपको खाना खाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आप दोनों इतनी जबरदस्ती कर रही हैं तो हम मना नहीं करते। आप थोड़ी देर बैठिए, हम अभी गर्मा गर्म खाना बनाते हैं। ये तो हमने जैसा सोचा था उससे बिल्कुल अलग है। कितनी संस्कारी और आज्ञाकारी है ये कावेरी। सच कहो, पूरा परिवार ही बड़ा संस्कारी है। हमारे तो भाग खुल गए जो ये लोग हमारे गांव में रहने आए। गोस्वामी परिवार जब से इस गांव में आया था तब से उसने गांव के लोगों के लिए काफी कुछ किया था। कभी उनके लिए भंडारा करवाना, कभी भीज ले आना, तो कभी गांव में किसी की शादी करवाना। अब तो सारे गांव वाले उन्हें अपने घर के सदस्य जैसा ही समझने लगे थे। अरे कन्हैया, कहाँ जा रहा है? वो गोस्वामी जी है ना, उनके पास जा रहा हूँ। सोच रहा हूँ गांव में नई दुकान डाल ही लूं।
अच्छा अच्छा, आओ उनके पास जाएगा तो सही सलाह देंगे और तो और मदद कर देंगे इस वाला का। जब से इस गांव में आए हैं तब से हमारा काफी भला कर दिया है। हाँ, सुमित भैया तो उस दिन कह रहे थे गांव के लिए कोई नई योजना लाने वाले हैं जिससे हमारी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं जो औरों के बारे में सोचते हो। अगर उनकी नई योजना काम आ गई तो सारा गांव ही संवर जाएगा। हाँ, लेकिन अभी तक उन्होंने बताया नहीं कि कौन सी योजना लाने वाले हैं। कह रहे थे सभा में सबको बताएंगे। हाँ हाँ, सबकी सभा में हम भी आएंगे। फिर तो अगर गांव में तरक्की हो गई तो कोई भी गांव छोड़कर शहर जाएगा नहीं। सुना है मनोहर भी वापस आ रहा है गांव में। वो तो कुछ महीने पहले गया था यहाँ से, अब क्या हो गया? शहर की हवा रास नहीं आई क्या? कुछ पता नहीं अभी तक। उसकी अम्मा कह रही थी कि मनोहर अपने परिवार के साथ वापस आ रहा है। चलो अच्छा ही है, वापस आ रहा है तो लगता है गांव की याद आ रही होगी इसलिए। गोस्वामी जी के परिवार के आने के बाद तो इस गांव में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है काका। ये बात तूने 16 आने सच गई। चलिए फिर मिलते हैं। गोस्वामी परिवार ने गांव की तरक्की के लिए एक योजना बनाई थी, जिसलिए वो गांव में एक सभा रखने वाले थे, जिसकी तैयारी वो अभी से कर रहे थे। सब कुछ सोच लिया है ना? जी पापा, सब सोच लिया है कैसे क्या क्या करना है। और गांव वालों के सामने जब हम ये योजना रखेंगे तो उन्हें भी ये योजना का सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। देखना कोई गलती नहीं होनी चाहिए। हमारी तरफ से तो सब गांव की औरतें हम पर पूरा भरोसा करती हैं। तो ये सब भी हम उनकी भलाई के लिए तो कर रहे हैं। हाँ, आज मैंने सारे गांव वालों को सभा में बुला लिया है। सब लोग आते ही होंगे बस। हम सबके लिए शरबत बना देते हैं। हाँ चलिए जीजी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। सभा का आयोजन हो चुका था। सारे गांव वाले सभा में आना भी शुरू हो चुके थे। प्रकाश और उसके परिवार ने सबके लिए शरबत और समोसे का प्रबंध भी कर दिया था। ये लीजिए काकी, समोसे लीजिए। अरे बस बस, खुश रहो बेटा। आप भी लीजिए काका शरबत। हाँ बेटा, लाओ लाओ। आज हमने ये सभा गांव वालों के भले के लिए रखी है। हम जब से यहाँ आए हैं तब से देख रहे हैं कि यहाँ पैसों की कितनी तंगी है, इसलिए हम आपके लिए इससे छुटकारा पाने का तरीका लाए हैं। हमारी कंपनी में अगर आप अपना पैसा डालते हैं तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको उसका दुगना पैसा देंगे। ये क्योंकि हमारे दादाजी गांव से थे, इसलिए हमने ये योजना गांव वालों के भले के लिए रखी है। देखिए, हमें आपसे कोई भी फायदा नहीं होगा, लेकिन आपके पैसे दुगने होंगे, ये हमारी गारंटी है। पहले आप यहाँ से सही सलामत जाएंगे या नहीं, इसकी कोई गारंटी है कि नहीं? अरे आप कौन है? हम वही है जिनके पैसे आपने दुगने करने का वादा किया था शहर में। कुछ याद आया महानुभाव? हमने कभी सोचा भी नहीं था कि आप यहाँ भी यही खेल खेल रहे होंगे। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हो रही होगी। अरे काका, ये देखो पोस्टर शहर में, इनको लोग ढूंढ रहे हैं और ये यहाँ आपके साथ भी धोखा करने आए हैं। ये आप सबका पैसा लेकर भाग जाएंगे। हम तो भी सोचे ये इतने बड़े लोग शहर से यहाँ क्यों रहने आए हैं। हम ना कहते थे दाल में कुछ तो काला है। अरे तू तो कह रही थी कि इसकी बहू ने काली दाल बड़ी स्वाद बनाई थी। अरे चुप कर। आप जैसे शहर वालों की वजह से हम गांव वाले ही रह जाते, क्योंकि हम लोगों को धोखा देना नहीं जानते। अरे भाइयों, आपको कोई गलतफहमी हुई है? कोई गलतफहमी नहीं है। अब सीधा पुलिस के पास चल रहे हो या हम उन्हें यहीं बुला ले? अरे लगता है अब दूसरा गांव ढूंढना होगा। फिर से दूसरे गांव में लेना होगा ससुराल। अरे हम तो ये ससुराल खेलना छोड़ रहे हैं। अब हमसे रोज रोज ससुराल नहीं बदला जाता। देखा मौसी, पूरा का पूरा परिवार ही फ्रॉड है। ये तो हम सही समय पर आ गए, नहीं तो ये लोग आज आपके पैसे भी ले जाते। इन धोखेबाज शहरी वालों से तो हम गांव वाले ही बेहतर है। चलो निकलो यहाँ से। पांडे परिवार में कुछ दिनों से बड़ा ही खुशी का माहौल चल रहा था, और होता भी क्यों नहीं। आखिर घर के बेटे की शादी जो तय हो गई थी। देविका ने तो सारे मोहल्ले में, रिश्तेदारों में और जिन्हें वो नहीं जानती थी उन्हें भी ढोल बजाकर बता दिया था कि उसकी बहू कितनी सुंदर है और उसके घर से कितने सारे तोहफे और मिठाइयां आई हुई है। अरे क्या क्या भेजा है बहू के घर वालों ने, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। तुम तो जानती हो मुझे खुद की तारीफ करना ज्यादा पसंद नहीं है। 5 किलो सूखे मेवे हैं, अंजीर की मिठाई है और फल तो इतने भेजे हैं कि मैं सारे मोहल्ले में बंटवाना तो भी खत्म ना हो।
हमने तो उन्हें साफ साफ मना कर दिया कि भाई हमें ये सब मत भेजिए, हमें तो बस आपकी हीरे जैसी बेटी चाहिए। लेकिन वो है कि मानते ही नहीं है। हम भी क्या करें, चीजें खा खा कर थक गए हैं। माँ, आपको क्या जरूरत है लोगों को इतना सब बताने की? पापा कुछ कहिए ना इनको। मेरी तुम्हारी माँ ने सुनी होती तो आज मैं अंबानी नहीं होता। तुम्हें लगता है कि मेरी बात वो कभी सुनती भी है? अरे अब हर किसी की किस्मत है, किसी को इतना सब मिलता है और किसी को कुछ भी नहीं। वैसे मैंने सुना है इस बार तेरी बहू खाली हाथ आई थी ससुराल। अरे भाई दुखी क्यों होती है, मेरी समधन ने तो बहुत कुछ भेजा है, थोड़ा तुझे भी भेज दूं? माँ, अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, विनय मुझे बुला रहा है। हाँ बेटा बोल, क्या बात है? माँ आपको क्या जरूरत है हर बात सबको बताने की कि शिवानी के घर से आज ये आया है, आज वो आया है? अरे अब इतना सब आ रहा है तो बताना तो चाहिए ना बेटा। लेकिन सबको ढिंडोरा पीटने की क्या जरूरत है? अरे तू नहीं समझता, ये दुनिया की रीत है। अरे बताएंगे तभी तो लोगों को लगेगा ना कि हमने बड़े ही ऊंचे खानदान में अपने बेटे का रिश्ता किया है। मुझे आपकी बातें ना कभी समझ में नहीं आती। मुझे तो आज तक तेरी माँ ही समझ में नहीं आई बेटा। आप चुप कीजिए जी, आपको कहाँ कुछ समझ में आता है? अच्छा वो सब छोड़ो, मेरा टिफिन तैयार है कि नहीं? मुझे देरी हो रही है। हाँ भाई मैंने सब कुछ तैयार रखा है। और ये ले रूह अफ़ज़ा भी पीता जा, अभी गर्मियां आ गई है ना, कहीं गर्मी सर में ना चढ़ जाए। अरे सालों से तो यही पीता आया हूँ, ना गर्मी कम हो रही है ना रूह अफ़ज़ा। अरे गर्मियों में तो शरबत पीना ही चाहिए। ठीक है लाओ, चलो मैं निकलता हूँ अब। हाँ बेटा। पांडे जी के परिवार में सालों से दो चीजें कभी नहीं बदली थी, एक हमारी देविका का स्वभाव और दूसरा था गर्मियों में हमारा लाल रंग का रूह अफ़ज़ा। देविका के घर में कुछ भी हो, कोई भी आए, उसे रूह अफ़ज़ा जरूर पिलाती थी। ये लो शरबत। कभी कभी कोई और शरबत भी दे दिया करो, सालों से यही लाल शरबत पीते आ रहे हैं। तो क्या करूं, हरे रंग का शरबत घर में किसी को पसंद नहीं आया था, ऑरेंज रंग का शरबत बहुत खट्टा सा लगता है, चाय गर्मी में कोई पी नहीं सकता, इसीलिए जो है सो यही है। अब एक काम करो, फलों का रस निकाल दो, घर में तरबूज पड़ा है ना, उसका ही जूस बना दो। अरे इतनी मेहनत मुझसे नहीं होती भाई, गर्मियों में फल पहले से कितने महंगे हैं, ऊपर से फल खाने की बजाय इनका जूस निकालने लगी तो हो गया हमारा कल्याण। और फल का रस निकालने में बड़ी मेहनत लगती है, मुझसे नहीं होगा भाई। तभी तो पापा हम बचपन से ये रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं। हाँ तुम्हारी माँ कहती रहती है ना, सबकी जैसी किस्मत, अब क्या कर सकता है। कुछ कहा क्या आपने? अबे मैं तो ये कह रहा था कि बड़ा ही स्वाद है इस शरबत में। हाँ ले काजल तू भी पी ले। हाँ हाँ बेटा पी पी। पांडे परिवार में रूह अफ़ज़ा ऐसा था जैसे कोई रस्म हो, चाहे अच्छी लगे ना लगे लेकिन पीनी तो पड़ती ही थी। और गर्मियों में जैसे आम की जगह इस घर में रूह अफ़ज़ा के ग्लास बनाए जाते थे। यही नहीं, देविका ने तो विनय की शादी में ही यही शरबत सबको परोसा था। अरे पियो पियो मौसी जी, कितनी गर्मी है, लाओ लाओ सबके लिए शरबत लाओ। अरे ये देखो लड़की वाले भी यहाँ मंडप पे आ गए हैं, उनको भी दो भाई। शिवानी, ये तेरे ससुराल वाले शादी में लाल शरबत पिला रहे सबको। शादी में रूह अफ़ज़ा कौन पिलाता है? पर इनका तो पता नहीं, लेकिन हमारे रिश्तेदार तो देखो कैसे मुंह चढ़ा रहे। मुझे तो याद भी नहीं हमने कब ये लाल शरबत पिया था पिछली बार। विनय ये क्या है, तुम्हारी मम्मी सबको रूह अफ़ज़ा क्यों पिला रही है? अरे वो गर्मी का मौसम है ना, इसलिए शरबत रखवाया है शादी में। क्या? लेकिन आजकल शादी में ये वाला शरबत कौन रखवाता है? इससे अच्छा मॉकटेल रखवाते। अरे इन्हें तो नाम भी नहीं पता है मॉकटेल क्या होता है, रखवाता कैसे। बेटा मैं तुझे ऑल द बेस्ट कह रही हूँ अभी से, क्योंकि ये तो इस जमाने में भी मॉकटेल क्या होता है ये नहीं जानते। आगे पता नहीं क्या करेंगे, कहीं तेरे स्वागत में नींबू सोडा ना रखवा दे। विनय तुम्हें पहले कहना चाहिए था ना, हमारे सारे रिश्तेदार देखो कैसे मुंह सिकोड़ रहे हैं। अब शादी के बाद तुम्हें इन्हें इस लाल शरबत से छुटकारा दिला सकती हो। तुम देखना, मैं सबको ऐसे मॉकटेल बनाकर पिलाऊंगी ना, सब लोग इस रूह अफ़ज़ा को भूल जाएंगे। शिवानी और उसकी माँ ने जब देखा कि विनय के घर वालों ने शादी में भी रूह अफ़ज़ाई रखवाया है तो शिवानी समझ गई कि शादी के बाद उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उसकी ससुराल वालों को लाल शरबत से मॉकटेल तक लाने के लिए। लेकिन उसने पहले से ही अपनी कमर कस ली थी। अगले दिन सुबह को, अरे आजा आजा, शिवानी बहू कितनी सुंदर लग रही है, मेरी बहू जरा देखो तो। प्रणाम माँ जी। बहू आज तेरी पहली रसोई है, तू पहले ना मीठा बना दे, उसके बाद सबके लिए खाना भी बना देना।
और अब क्या है ना, गर्मी का वक्त है तो सबके लिए ठंडा ठंडा लाल शरबत भी बना देना। लाल शरबत? अरे हाँ, यहाँ वो सबको बहुत पसंद है। माँ जी, मैं मीठा भी बना दूंगी और सबके लिए खाना भी बना दूंगी। और आज ना मैं एक ऐसी नई चीज बनाऊंगी जिसे पीने के बाद आप झूम उठेंगी। अरे बेटा, तेरी सास तो हमें पहले ही झुमाती रहती है। ऐसा कुछ पिला दे इसे कि ये बेहोश ही हो जाए। तो इनकी बात मत सुन बेटा। अच्छा तू बता, क्या बनाने वाली है ऐसा? अरे माँ, थोड़ा कुछ सरप्राइज तो रहने दो। अभी सब कुछ पूछना जरूरी है क्या? हाँ भाभी, लेकिन मुझे भी जानना है आप ऐसा क्या बना रही हैं। बस ये समझ लो कि आज आपको मैं ये लाल रूअफ़ज़ा तो बनाकर नहीं पिलाने वाली। शिवानी, जाओ तुम खाना बना लो, हम सब तुम्हारा इंतजार करेंगे। शिवानी ने जिस चीज का जिक्र किया था उसके लिए सब लोग बड़े ही उत्साहित थे, क्योंकि आज तक उन्होंने लाल शरबत के अलावा कुछ और कभी ट्राई नहीं किया था। शिवानी मीठे में सूजी का हलवा बनाती है और सबके लिए रोटी सब्जी भी, लेकिन हमारा स्टार था शिवानी का बनाया ब्लूबेरी का मॉकटेल, जिसका ब्लू रंग देखते ही सब लोग हक्के बक्के रह गए थे। अरे ये क्या चीज है बहू? बलौर रंग का कांच का गिलास, और उसमें कितने अच्छे से सजाया है तुमने इसे। पापा जी, मैंने कहा था ना, कुछ ऐसी चीज बनाऊंगी कि आपका दिमाग ही घूम जाएगा। सबसे पहले मुझे दो। आज कितने सालों बाद लाल शरबत के अलावा हमारे घर में ग्लास में कुछ और देखने को मिल रहा है। भाभी मुझे भी दो ना, मुझसे तब रहा नहीं जा रहा। लाला बहू, मुझे भी पकड़ा एक गिलास। क्या स्वाद है इसको, मन में ठंडक हो गई। वैसे बहू इसे क्या कहते हैं? माँ जी, इसे मॉकटेल कहते हैं। हे राम, क्या धर्म करवा दिया तूने बहू हमसे। इस घर में राम जी की सेवा होती है और तुमने मॉकटेल बना दिया यहाँ। राम 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 राम। तभी कह रही थी ये आप लोग घूम जाएंगे। अरे मेरा तो सर भी से घूम रहा है सच में। हाय, अरे क्या जरूरत थी सबको ये शराब पिलाने की। शराब? किसने कहा ये शराब है माँ जी? विनय देख, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन धर्म के साथ कोई मजाक नहीं। इसने तो हमारा धर्म ही भ्रष्ट करवा दिया। घर में पहले ही दिन हमारी शुद्ध रसोई में मॉकटेल बना दिया। माँ, ये कोई शराब नहीं है। अरे ऐसा कैसा नहीं है, इसका रंग देख। मेरा तो सर अभी भी घूम रहा है। हाय राम, मुझे चक्कर आ रहे हैं। माँ जी, ये कोई शराब नहीं है, ये मॉकटेल है जो अलग अलग शरबत, जूस, नींबू, पुदीना से बनता है। इसमें कोई शराब नहीं पड़ती माँ जी। हाँ माँ, आपने आज तक लाल शरबत के अलावा और कुछ कभी पिया नहीं ना, इसीलिए शिवानी ने सोचा कि आप सबके लिए मॉकटेल बनाएगी। अच्छा, ये कोई शराब नहीं है? अरे हाँ, मेरा सर अब नहीं घूम रहा। ये मॉकटेल तो बहुत ही गजब की चीज है बहू। अरे माँ जी, आज तो मैंने बस एक ही फ्लेवर बनाया है, ब्लूबेरी। इसके अलावा मैंगो का, लीची का, नीम, पुदीना, पता नहीं कितने अलग अलग तरह के मॉकटेल बनाने आते हैं मुझे। इसे पीकर तो सच में मेरा सर ही घूम गया बहू। आज तो तुमने हम सबका दिन ही बना दिया। अभी तो शिवानी यही है, वो आपको अलग अलग तरह के मॉकटेल बनाकर पिलाएंगी, आप लोग चिंता मत कीजिए। हाँ भैया, इसी बहाने हम सबका रूह अफ़ज़ा के लाल शरबत से पीछा तो छूटेगा। शिवानी के मॉकटेल ने तो पांडे परिवार में धूम ही मचा दी थी। घर में अब तो गर्मी जैसे जश्न का माहौल बन गई थी, क्योंकि शिवानी ने रोज कई अलग तरह के मॉकटेल बनाना शुरू कर दिया था। वो बड़े प्यार से बनाती और लोग बड़े शौक से उसे पीते। ये नींबू पुदीना वाला मॉकटेल तो बहुत मस्त है, तन बदन में जैसे बिजली दौड़ने लगी है। इसे पीकर तो भाभी मैं पूरी रिफ्रेश हो गई हूँ, नहीं तो वो रोज रोज लाल शरबत पीकर मूड और भी ज्यादा खराब हो जाता था। माँ, आप कुछ नहीं बोल रही? मैं ना बस इसके मजे ले रही हूँ। अरे हमें फोन पर बुलाकर तू किसके मजे ले रही है देविका? अरे तुम दोनों आ गई, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। माँ, आपने इन्हें क्यों बुलाया है? शांति, कमला, आओ यहाँ आकर बैठो। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज पिलाऊंगी कि तुम दोनों ने जिंदगी में कभी नहीं पियोगी। अरे फोन पे भी यही कह रही थी, लेकिन बता तो सही, आखिर वो चीज है क्या? अरे रुको, जरा सब्र करो। शिवानी बहू, जरा मेरी सहेलियों के लिए वो तेरा क्या कहते हैं, बास्केटबॉल बना कर ले आना। मम्मी, बास्केटबॉल नहीं, मॉकटेल। अरे हाँ, वही मॉकटेल फॉकटेल जो भी कहते हैं उसे वो बना ला बहू। इन्हें भी तो पता चले कि हमारे घर में क्या क्या नया बनता है। लो भैया, चालू हो गई मम्मी की ढिंडोरा पीटने की आदत। और नहीं तो क्या, इनके पेट में कोई बात टिकती ही कहाँ है, जब तक ये 10 लोगों को उसके बारे में बता नहीं देती। क्या है, क्यों खुसर पुसर कर रहे हो दोनों? कुछ नहीं, बस आपकी तारीफ कर रहे थे।
अरे बस भी करो अब, मुझे नजर लग जाएगी। ये बच्चे भी ना मेरी तारीफ करना बंद ही नहीं करते। अरे तारीफ तो तूने फोन पे मॉकटेल की बड़ी की है, पता नहीं ऐसा क्या होता है इस मॉकटेल में। अरे एक बार पी कर तो देखो, पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। देविका ने अपनी सहेलियों को खास मॉकटेल पिलाने के लिए घर पर बुलाया था और वो बड़ी इतरा रही थी इस बात पर कि उसके घर में 5 स्टार होटल जैसा मॉकटेल बनता है। शिवानी बहू, ये तो सच में बहुत मजेदार सा शरबत है। अरे इसे शरबत नहीं कहते हैं, मॉकटेल कहते हैं। तुम दोनों को पता है ये बड़े बड़े होटलों में परोसा जाता है। ये तो मेरी शिवानी बहू को सब कुछ आता है, तो मैंने सोचा तुम दोनों ने कभी पिया नहीं होगा तो पिला देती हूँ। हाँ, मेरी बहू भी ना काला खट्टा शरबत बना लेती है। काला खट्टा? अब यह सब तो हमारे घर में बनता ही नहीं। अब तो हमें ये लाल पीले हरे काले शरबत पसंद ही नहीं आते। हाँ भाई, अब तो तेरे घर में मॉकटेल वाली बहू जो आ गई है। अब क्या करे, हर किसी की किस्मत है अपनी अपनी। शिवानी ने जो मॉकटेल पांडे परिवार को पिला दिया था, उनकी तो लाल पीले शरबत की आदत बिल्कुल छूट गई थी। लेकिन उसकी सास अब हर दिन किसी न किसी को घर पर बुला लेती शिवानी के हाथ का मॉकटेल पिलाने के लिए। अरे सुबह गया था तब भी तुम मॉकटेल बना रही थी, अब ऑफिस से आया हो तब भी तुम यही बना रही हो। तुम आज जी से पूछिए ना, परेशान हो गई हूँ पूरा दिन ये मॉकटेल बनाकर। कभी ब्लूबेरी, कभी स्ट्रॉबेरी, कभी नींबू फ्लेवर। आज ही नई बॉटल्स मंगवाई है मॉकटेल की। अरे 2 दिन पहले भी तो इतना सामान मंगवाया था मॉकटेल का। हाँ तो अब आप अपनी माँ से क्यों नहीं कहते कि वो रुक जाए और मुझे भी बख्श दें? इस मॉकटेल ने तो मेरा इस महीने का बजट ही हिला दिया है। हमने इस महीने में सिर्फ 20,000 के तो मॉकटेल पिए हैं और पिलाए हैं। इतना पैसा कोई स्टॉल में डाल देते तो उसमें से अच्छे खासे पैसे कमा लेते। अरे शिवानी बहू, लेकर आ जाओ बुआ जी और फूफा जी के लिए शरबत। देखो आ गई फिर से आवाज। हे भगवान, इससे अच्छा तो तुम्हारा रूह अफ़ज़ा वाला ससुराल ही था। विनय का महीने का बजट हिल गया था और शिवानी अब रोज रोज मॉकटेल बनाकर थक चुकी थी। अब इन दोनों से और सहा नहीं जा रहा था। अरे सुनते हैं, ये जरा देखिए तो मेरे फोन में क्या लिखा आया है। इसमें लिखा है कि तुम्हारी एफडी तोड़वा दी गई है। क्या? मेरी एफडी? अरे वो तो मैंने अपने बुढ़ापे के लिए रखी थी। विनय, ये क्या सुन रही हूँ मैं बेटा? अरे माँ, वो इस महीने इतने मेहमान आए हैं, सबको मॉकटेल पिलाया गया है, तो मेरा तो बजट ही हिल गया, तो मुझे आपकी एफडी तोड़वानी पड़ी। हाँ, वैसे इस महीने मेहमानों को तो मैंने ही बुलाया था। कोई बात नहीं माँ, आपके और मेहमान आए तो भी कोई बात नहीं। आपके गहने भी तो है ना? अरे शिवानी बहू, वो रूह अफ़ज़ा वाला बोतल अभी पड़ा है कि नहीं? हाँ माँ जी, बहुत सारे पड़े हैं। क्यों? मैं ये कह रही थी कि मेहमानों को ना मॉकटेल पिलाने की क्या जरूरत है भाई, उन्हें तो अपना रूह अफ़ज़ा ही दिया कर। लेकिन आपने ही तो। हाँ, हमारे लिए भी महीने में एक बार ही मॉकटेल बनाया कीजिए भाभी, हमारा तो बचपन से ही फेवरेट है रूह अफ़ज़ा। पता चला कि मेरी भी एफडी तोड़वा दी भैया ने। नहीं, मुझे तो अपनी शादी में 1 लाख का लहंगा लेना है। सुना शिवानी, अब से मॉकटेल बंद। और हमारा पुराना साथी रूह अफ़ज़ा इज बैक। तो आप किस बात की शौकीन है, लाल वाले रूह अफ़ज़ा की या ब्लूबेरी मॉकटेल के? हमें बताइएगा जरूर। किशनपुर नाम के गांव में बिंदिया अपने पति के साथ रहती थी। उसका बेटा अपनी पढ़ाई पूरी कर शहर में नौकरी करता था। बेटे की अब शादी की उम्र हो गई थी, जिसके सिलसिले में एक रोज बिंदिया अपने पति से कहती है, अरे जी, मैं क्या सोच रही थी कि बिटवा को गांव बुला लूं, फिर कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा देते हैं। क्यों जी, सही कहती हो ना मैं? हाँ भाग्यवान, बात तो ठीक कह रही हो तुम, बुला लो फिर उसे। तभी वहां हाथ में मोबाइल लिए बिंदिया की पड़ोसन रसीली पहुंचती है। वो बहुत ही घबराई हुई दिख रही थी, जिसे देखकर बिंदिया उससे पूछती है, अरे रसीली, क्या हुआ? इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? भगवान झूठ ना बुलवाए बिंदिया भाभी, कैसे कैसे बच्चे हो गए हैं आजकल। तुमसे छिपा कर कौशल ने शादी भी कर ली है? क्या दिन आ गए हैं? अरे आग लगे तेरी जुबान को, जल जाए तेरी जुबान, क्या बकती है? भगवान झूठ ना बुलवाए भाभी, ये देखो वो कौनो इंस्टाग्राम में फोटो डाले हैं अपनी पत्नी के साथ, एकदम जींस टॉप में टिप टॉप है बहुरानी। हाँ,
रसीली फोन आगे बढ़ाकर कौशल के प्रोफाइल में अपलोडेड पिक्चर बिंदिया और रामचंद्र को दिखाती है। मुझे बिना बताए कौशल ने शादी भी कर ली। तो अच्छा ही हुआ ना, एक काम तो हुआ, तेरी तो भला टली। भगवान झूठ ना बुलवाए रामचंद्र भैया, आज छुपाकर शादी की, कल को आप लोगों को देखने भी ना आया तो। और ये बला टली है या आई है वो तो लड़की को देखकर ही पता चलेगा ना। नहीं नहीं, अब नहीं, आप कौशल को वापस गांव बुलाना ही होगा। हाँ भाभी, देर ना करो, उम्र का तकाजा है, तबीयत बिगड़ गई तो पास में कोई तो अपना होना चाहिए ना। अब ये तबीयत ही उसे गांव वापस लेकर आएगा। तो कौशल को फ़ोन मिलाकर मुझे दे। रसीली कौशल को कॉल करती है। मैं मर जाऊंगी तब आएगा क्या बेटा? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, इस दुनिया से जाने से पहले कम से कम तेरी बीवी का मुंह देख पाती। अब तो आ जा बेटा। अपनी माँ की ऐसी आवाज़ सुनकर कौशल अपनी पत्नी के साथ अगले ही दिन गांव आ जाता है और सीधा अपने घर पहुंचता है, जहां बीमारी का बहाना किए बिंदिया बिस्तर पर लेटी हुई होती है और सभी उसके पास खड़े होते हैं। माँ मैं आ गया। तुझे मेरी बीवी का चेहरा देखना था ना? ये देख, ये मेरी पत्नी, तेरी बहू माँ। हेलो आंटी, आई मीन मम्मी जी। हम भी है यहाँ, हमें भी कोई नमस्ते नमस्ते कर लो। लड़की तो विदेश की लागत है कि नहीं फगुनिया? एकदम खूबसूरत। एक घूसा मारेंगे ना अकल ठिकाने आ जाएगी। बिंदिया भाभी को देखने आए हो कि उसकी बहू को? सारे मर्द एक से होते हैं। आप लोग अब अपने अपने घर जाइए। बहुत धन्यवाद। अब मैं माँ का ध्यान रखूँगा। अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा नहीं बेटा, मैं तो ठीक हो गई। ऐसा कहकर बिंदिया फट से उठकर बैठ जाती है। तूने क्या सोचा था, बहू को मुझसे छिपा लेगा? अरे मैं भी तेरी माँ हूँ। अब तू जा शहर, बहू तो यहीं रहेगी। बिंदिया रेशमा को अपनी एक साड़ी देते हुए कहती है। नई दुल्हन तो साड़ी में ही सबसे सुंदर लागत है। जा तू ये साड़ी पहन ले। और हाँ, कोई भी घर में आए या घर से जाए ना तो हार बड़े के पैर छूना। जा बेटा जा। रेशमा ने कभी साड़ी पहनी ही नहीं थी। वो किसी तरह साड़ी लपेट कर बाहर आ जाती है। ये क्या पहन लिया बहू? मैं ज़रा टहल कर आता हूँ। रुकिए डैडी जी, आपके पैर छू लो। रेशमा जैसे ही एक कदम आगे बढ़ती है वो मुंह के बल गिर जाती है। बहुत काम करना होगा इस पर। चल मैं तुझे साड़ी पहनना सिखाती हूँ, और याद रहे पल्लू से मुंह ढके रखना है। बिंदिया रेशमा को साड़ी पहना देती है। आज तेरी पहली रसोई है, जा कुछ बना कर ले आ। रेशमा रसोई में जाती है और खुद से कहती है, आप मेरी सास हैं तो मैं भी आप ही की बहू हूँ। नमक का हलवा कैसा होता है जरा आपको भी चखाती हूँ। रेशमा अपना चेहरा घूंघट से ढककर सभी के सामने हलवा लेकर आती है। अरे सत्यानाश हो बहू, इसमें तो नमक है। जी वो ससुर जी, घूंघट इतना लंबा था कि नमक चीनी में अंतर कैसे पता चलता। तुम भी हद करती हो बिंदिया, बहू के पीछे ही पड़ गई हो। अरे ठीक है ना, कल मुंह दिखाइए बहू की, गांव की सभी औरतें आएंगी, ठीक से पेश आना। अगली सुबह रेशमा सभी के सामने फिर से जींस टॉप में ही आ जाती है। अरे बिंदिया भाभी, मुंह दिखाए में भी बहू ने साड़ी ना पहनी, लाज शर्म है कि ना? बिंदिया मन ही मन सोचती है, अरे कल तो इसने साड़ी पहनी थी, तो आज सबके सामने मेरी इज्जत क्यों देने पर उतारू है? अरे रेशमा बहू, जो साड़ी पहन कर आ बेटा। कल आते ही आप सबने मुझे जींस में देख ही लिया था। आज अगर मैं साड़ी पहनकर इतने लंबे घूंघट में आती तो कहीं आप लोग मुझे कोई बहु रुपया ना समझ ले। ये सोचकर मैं डर गई, इसलिए ऐसी ही आ गई। सही किया ना मैंने? अरे ये बहू ने तो हद ही कर दिया। अब बहू जा सबके लिए कुछ खाने को ले आ, समोसे कचौड़ी। मैंने सबके लिए मॉडल्स, पिज़्ज़ा, मोमोज मंगवा कर रखे हैं पहले से ही। रेशमा सभी को चाइनीज डिशेस सर्व करती है, जिसे खाकर सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं। ऐसा नाश्ता तो हमने कभी नहीं किया। वाह जी वाह। वैसे ये जिना स्टाफ भी कुछ खराब नहीं है।
शरीर आजाद रहता है कि नहीं जी? सभी रेशमा की बहुत तारीफ करते हैं। रेशमा गांव वालों से इस तरह बात करती कि सब उससे घुल मिल गए। अब तो गांव की औरतें भी जींस पहनने की सोचने लगी थी। इस रेशमा को मजा ना चखाया तो मैं भी बिंदिया नहीं। इतना सर फट रहा है, एक कप चाय पी लेती हूँ, फिर सोचती हूँ क्या करना है। बिंदिया गुस्से में रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। उसे ये ध्यान नहीं रहता कि चूल्हे से लगने के कारण उसके पल्लू में आग लग गई है। जैसे ही बिंदिया की नज़र आग की लपटों पर पड़ती है, वो आग देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। घर में उस वक्त रेशमा के अलावा कोई नहीं होता। अपनी सास की चीख सुनकर रेशमा सीधा रसोई में भागती है। घबराइए मत मम्मी जी, मैं अभी कंबल लाती हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। रेशमा एक कंबल लाकर बिंदिया के चारों ओर लपेट देती है और आग को बुझा देती है। अब ठीक तो है ना मम्मी जी? जिसकी तुम जैसी बहू हो उसको क्या हो सकता है बहू, मुझे माफ कर दे। मेरे बेटे ने छुप कर तुझसे शादी की, इसमें तेरी क्या गलती। पता नहीं तुझ पर मैं इतने कामों का बोझ क्यों डालती ही जा रही थी। मजाक मजाक तो मैं कब स्वार्थी हो गई मुझे पता ही नहीं चला। तुझसे जीतने की होड़ में मैं भूल गई कि तू तो मेरी बहू है। खुद की परवाह ना करके तूने मुझे बचाया। अरे इतनी अच्छी बहू तो मैं खुद भी ढूंढ कर ना ला पाती। मुझसे भी गलती हो गई माँ जी, मुझे भी आपकी मन की करनी चाहिए थी, तो आप इस होड़ में आती ही नहीं। खैर, अब जो हुआ सो हुआ, अब तो हम एक है ना? अरे बहू, नाश्ता बना कि नहीं अभी तक? बस ला रही हूँ माँ जी। पूनम जल्दी से सबके लिए टेबल पर नाश्ता सर्व करती है। ये लीजिए, आज मैंने आप सबके लिए गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाए हैं। अरे वाह भाभी, फिर तो आज नाश्ता करने का मजा ही आ जाएगा। पराठे के साथ दही भी है क्या? अब पराठे बनाए हैं तो पराठे के साथ दही तो कंपलसरी है ना देवर जी। मैं अभी लेकर आती हूँ। पूनम दही लेकर आती है। सब बड़े ही मजे से दही के साथ आलू के पराठे खाते हैं। अरे बहू, पराठे खत्म हो गए क्या? मैंने तो बस 4 ही पराठे खाए थे। हाँ, पेट तो मेरा भी नहीं भरा। 4 पराठों पे कहाँ पेट भरता है। अच्छा, मैंने तो सबके लिए 4-4 पराठे ही बनाए थे। कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ी देर रुको, मैं अभी और पराठे सेक कर लाती हूँ। पूनम जल्दी से सबके लिए और पराठे सेक कर लाती है और सब कम से कम 6 से 7 पराठे खा जाते हैं। अब आया ना मजा। 3-4 पराठे खाकर तो पेट में कुछ हलचल भी नहीं होती। जब तक 6-7 पराठे ना खा लो तब तक पेट नहीं भरता। इन लोगों का खाना देखकर पूनम भी हैरान थी कि कोई भला सुबह सुबह नाश्ते में इतना खाना कैसे खा सकता है। तभी शाम को, बहुत सुबह भी हमने आलू के पराठे खाए थे और दिन में भी रोटी सब्जी खाई थी। अब रोटी खाने का मन नहीं कर रहा। एक काम कर, तो सबके लिए दाल चावल बना ले और साथ में आलू का थोड़ा चोखा कर लेना। ठीक है मम्मी जी। पूनम किचन में दाल चावल बनाने जाती है तो पीछे पीछे उसकी सासू माँ भी किचन में आ जाती है। अरे ये क्या बहू, तूने बस इतने से चावल भिगोए हैं? नहीं मम्मी जी, मैंने बड़ी वाली 1 कटोरी चावल भिगोए हैं। अरे 1 कटोरी चावल में क्या होगा बहू, कम से कम 2 कटोरी चावल तो बना। अब रात को हम रोटी तो खा नहीं रहे तो चावल ही भरपेट खाएंगे ना। लेकिन मम्मी जी, 2 कटोरी चावल कुछ ज्यादा नहीं हो जाएंगे? तू तो ऐसे कह रही है बहू जैसे तेरे आने से पहले हमारे घर में खाना ही नहीं बनता था। अरे मैं हमेशा से 2 कटोरी चावल ही बनाती आई हूँ और हमारे घर में 2 कटोरी चावल आराम से लग जाते हैं। चल बना ले अब। अब सासू माँ तो पूनम को ये बोलकर चली जाती है, लेकिन उनकी ये बात सुनकर पूनम का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हे भगवान, इतने चावल तो मेरे घर में तब भी नहीं बनते थे जब मेरे घर में कोई मेहमान आते थे। पता नहीं ये लोग एक साथ इतना सारा खाना कैसे खा लेते हैं। पूनम टेबल पर दाल चावल सर्व करती है और देखते ही देखते वो लोग 3-3 प्लेट दाल चावल सफा चट कर जाते हैं। अब तो भी खा लेना बहू। दाल चावल बहुत स्वाद बनाया तूने, खाकर मजा आ गया। जी जी मम्मी जी, थैंक यू। अब सबने इतना खाना खा तो लिया, लेकिन रात को किसी को भी बेचैनी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। यार मुझे तो नींद ही नहीं आ रही, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे जब आप रात को इतना ज्यादा खाना खाओगे तो नींद कैसे आएगी? अरे खाने से सोने का क्या वास्ता, और नींद भूखे पेट नहीं आती। खाना खाकर तो अच्छी खासी नींद आती है। सो जाओ तुमसे तो बात करने का ही फायदा नहीं है। कोई भी पूनम की बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी कुछ दिन बाद, ये देखिए सीता जी, इस वीडियो में ये लड़की क्या कह रही है। क्या कह रही है? सुनकर देखिए।
आजकल लोगों को खाना डाइजेस्ट ना होने की बड़ी समस्या हो गई है, लेकिन असल में प्रॉब्लम उन चीजों में है जो वो खाते हैं। आमतौर पर हम सबके घरों में रोटी और चावल ही खाया जाता है और वही तो असली परेशानी की जड़ है। अगर स्वस्थ रहना है तो आटा और चावल छोड़ दो और आज से बस हेल्दी खाना खाओ। अच्छा, इसका मतलब सारी दिक्कत तो इस आटे और चावल में है, तभी कुछ दिनों से इतनी बदहजमी सी रहती है। बहू को बोलती हूँ आज से घर में रोटी और चावल नहीं बनेगा। बहू, ए बहू। आई मम्मी जी। बोली मम्मी जी, क्या हुआ? कुछ खाने को बनाना है क्या? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो सीधा दोपहर में ही लंच करेंगे। लेकिन मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया था कि आज से घर में तू रोटी और चावल मत बनाना। अभी मैं और तेरे पापा जी ये वीडियो देख रहे थे, इसमें साफ साफ बताया है कि आजकल आटा और चावल खाने से सेहत खराब हो रही है। उसी की वजह से हमें ये गैस, एसिडिटी और बदहजमी हो रही है और वजन भी बढ़ रहा है। तो आज से घर में सिर्फ हेल्दी खाना बनेगा। लेकिन रोटी और चावल भी तो हेल्दी है ना मम्मी जी? नहीं नहीं, ये बस हमारी गलत फहमी है। अगर रोटी और चावल हेल्दी होता तो हमें इस तरह नुकसान थोड़ी ना करता। कभी गैस हो जाती है, कभी एसिडिटी हो जाती है। ना ना ना, रोटी चावल और नहीं। इस वीडियो के नीचे पूरे खाने की लिस्ट दी है कि हम क्या क्या खा सकते हैं। सीता अब अपनी बहू को वो वीडियो शेयर कर देती है। उसमें हेल्दी हेल्दी खाने के ऑप्शन थे। शाम को पूनम सबके लिए बेसन के चीले बनाती है। ये लीजिए, आज मैंने आप सबके लिए हेल्दी बेसन के चीले बनाए हैं, कोई आटा चावल नहीं। वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन सिर्फ 3 चीले? अरे इतने से चीलों में पेट थोड़ी ना भरेगा। हाँ पूनम, आज तो मैंने शाम को चाय के साथ कुछ ज्यादा खाया भी नहीं था, तो कम से कम डिनर तो अच्छा से करवाओ। सबके लिए 3-4 चीले और बना दो। लेकिन आप सब तो कह रहे थे आपको गैस, एसिडिटी, बदहजमी होती है। इतना सारा खाना खाओगे तो फिर से वही दिक्कत होगी। बहू तू भी ना बहुत बोली है। तुझे सुबह ही मैंने वीडियो भेजी थी ना, नुकसान आटा चावल करता है, ये खाना नहीं। जा अब जाकर सबके लिए और चीले बना दे। हाँ, हे भगवान, अब मैं इन लोगों को बोलूं तो क्या बोलूं? ये तो कोई बात ना ही सुनने को तैयार है और ना ही समझने को। अब फिर से पूनम किचन में जाकर सबके लिए और 3-3, 4-4 चीले बनाती है सुबह के नाश्ते में। भाभी, बेसन के चीले तो हमने रात को खा लिए थे, अभी आप कुछ और ट्राई करो ना। आज आप हमारे लिए मसाला ओट्स बना दो, कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। और हाँ, थोड़े से ज्यादा बनाना, मुझे ना भूख ज्यादा लगी है। अच्छा ठीक है देवर जी, यही बना लेती हूँ। पूनम किचन में जाती है और मसाला ओट्स बनाना शुरू करती है। 1 कटोरी ओट्स में इन सब का काम तो चलेगा नहीं, कम से कम 2-2.5 कटोरी ओट्स तो बनाने पड़ेंगे। इतने ओट्स बना दूंगी कि खा खा कर पक जाएंगे। अरे मुझे समझ में आ रहा है रोटी चावल नहीं खा रहे, लेकिन ये खाना भी इतना ज्यादा खाएंगे तो नुकसान तो ये भी करेगा, पर इन्हें कौन समझाए। गुस्से में पूनम पूरा पतीला भरकर ओट्स बना देती है, लेकिन उसका गुस्सा तो तब धरा का धरा रह जाता है जब टेबल पर जाते ही थोड़ी देर में पतीले के सारे ओट्स सफाचट हो जाते हैं। हे भगवान, इन लोगों ने तो सारे ही ओट्स खा लिए, बाप रे। आज ये ओट्स खाकर तो मजा आ गया बहू। कौन कहता है हेल्दी खाना टेस्टी नहीं होता और उससे पेट नहीं भरता? हमें तो ये स्वाद भी लग रहा है और हमारा पेट भी अच्छे से भर रहा है। अरे जब खाने को इतना इतना खाओगे तो चाहे हेल्दी हो या अनहेल्दी, पेट तो भर ही जाएगा ना। अरे पेट क्या भर जाएगा, मुझे तो लगता है कुछ दिनों में इनका पेट फट जाएगा। इतना हैवी नाश्ता करके तो किसी को पूरा दिन भी भूख ना लगे, लेकिन इन लोगों को तो दोपहर में फिर उतनी ही भूख लग जाती है। यार पूनम, आज सबकी छुट्टी है तो तुम कुछ स्पेशल सा बना लो ना। स्पेशल क्या बनाओ? पहले तो संडे को ज्यादातर छोले भटूरे, सब्जी पूरी या बिरयानी बनती थी। अब आप लोग रोटी चावल खा नहीं रहे तो स्पेशल क्या बनाओ? अरे भाभी, सारी स्पेशल चीज रोटी चावल से ही थोड़ी ना बनती है। और वैसे भी रोटी सिर्फ गेहूं से ही थोड़ी ना बनती है। बाजरा, मक्का, जौ, ज्वार, कितने सारे अनाज की रोटी बनती है। आज आप ना मक्की की रोटी और पालक पनीर बना लो, बड़ा मस्त कॉम्बिनेशन बन जाएगा। वो और साथ में थोड़ा रायता और बना लेना, खाने को मजा आ जाएगा। हा। ठीक है, आप बोलते हो तो बना लेती हूँ। पूनम किचन में जाकर पालक पनीर, मक्की की रोटी और बूंदी का रायता बनाती है। अब मक्की की रोटी बनानी कितनी मुश्किल है ये तो आप सब जानते हो। मक्की की 8-10 रोटियां बनाने में ही इतनी मेहनत हो जाती है, और जब कोई घर में एक एक सदस्य ही मक्की की 6-7 रोटी खाए बेचारे बनाने वाले की क्या हालत हो जाए। हे भगवान, इन लोगों ने तो मुझे दुखी कर दिया। ऐसा लग रहा है कि ढाबे पर काम कर रही हूँ। इतना खाना अगर बना बना कर बाहर बेचती ना तो अच्छे खासे पैसे कमा लेती। इनकी रोटियां बना बना कर मेरे तो हाथ टूट गए। हाय।
पूनम जैसे तैसे गरम गरम मक्के की रोटियां बनाती है और सबको खिलाती जाती है। पूरे 2 घंटे तक रोटियां बनाने के बाद कहीं जाकर उन लोगों का पेट भरता है। वाह बहू वाह, हमेशा से गेहूं की रोटियां खाई तो कभी पता ही नहीं लगा कि मक्के की रोटी भी इतनी स्वाद लग सकती है। कभी कभी सर्दियों में ही खाते थे, लेकिन अब से तो हमने सोच लिया है हफ्ते में कम से कम 3 बार तो घर में मक्के की रोटी बनेगी, और बाकी दिन कभी जौ, कभी ज्वार, कभी बाजरे की। क्या? अब ये बात सुनकर पूनम को तो चक्कर आ जाते हैं। तभी थोड़ी देर बाद, जी जी जी, कौन ये गंदी बदबू फैला रहा है? अरे बेटा, लगता है बहू ने आज खाने में हींग नहीं डाली थी, इसलिए थोड़ी गैस हो गई है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आज तो मैंने एक रोटी भी कम खाई थी, बस 6 रोटी खाई थी, फिर भी गैस बन गई। कल से सब्जी में हींग डालना बहू। हींग मैंने डाली थी माँ जी, और अच्छे से डाली थी, एकदम भर भर के। तो कल से थोड़ी और डाल देना, तब से पेट भारी भारी हो रहा है। अरे इतना खाना खाओगे तो पेट भारी नहीं तो क्या गुब्बारे की तरह हल्का होगा? मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, इन लोगों को ये बात समझ में कैसे नहीं आती कि असली दिक्कत इतना ज्यादा खाना है, आटा चावल नहीं। आए दिन अब कभी घर में बाजरे की रोटी बनती, कभी मक्के की, कभी ओट्स, कभी किनुआ, लेकिन बिल्कुल भर भर के। तभी कुछ दिन बाद, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो बेटा, तुझे खूब तरक्की मिले तुझे। हाँ देवर जी, मेरी तरफ से भी आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू भाभी। आज तेरा बर्थडे है तो चलो कहीं बाहर खाना खाना चलते हैं, इसी बहाने हम सबकी पार्टी भी हो जाएगी। वो तो ठीक है भैया, लेकिन बाहर सब कुछ आटे और चावल से ही बनता है, और आटा चावल हम लोग खाते नहीं। भाभी आप एक काम करो ना, घर पर ही मटर पनीर की सब्जी और बाजरे की पूरियां बना लो। क्या देवर जी, लेकिन पूरियां तो चाहे गेहूं के आटे की हो या बाजरे के आटे की, नुकसान ही करेगी, उसमें तेल इतना ज्यादा जाता है ना। अरे भाभी, तो हमने अच्छा वाला तेल घर में लाकर तो रखा है, उसमें पूरियां बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। साथ में आप मखाने की खीर बना लेना। वीडियो में देखा था, मखाने बहुत हेल्दी होते हैं, सबको खाने चाहिए। उनकी ये बातें सुनकर पूनम अपना सर पकड़कर किचन में चली जाती है। यार वो कोई महान ही होगा जो इन लोगों को ये बातें समझा पाएगा। इन सबको तो कुछ समझ में नहीं आता। इनके लिए आटा चावल अनहेल्दी है, लेकिन तेल में तली हुई बाजरे की पूरियां और खीर बहुत हेल्दी है। अरे कितना मीठा होता है उसके अंदर, और 4-4 कटोरियां भर भर कर खाते हैं। मोहित के बर्थडे पर सब लोग रात को भर भर के बाजरे की पूरियां, मखाने की खीर और खूब सारा कुछ खा लेते हैं, लेकिन सुबह सीता जी के पेट में गड़बड़ हो जाती है। बहू, लगता है बाजरे की पूरियां थोड़ी गर्म कर गई। ये तो ठंड में खाओ तभी सही है, तो एक काम कर, मेरे लिए ना आज थोड़ी सी खिचड़ी बना दे। लेकिन मम्मी जी, खिचड़ी तो चावल की बनती है, और चावल तो घर में बंद है ना। अरे तो किसी और चीज की खिचड़ी बना ले ना, वो किनोआ रखा है ना घर में, उसे दाल में मिलाकर उसकी खिचड़ी बना ले। हाँ भाभी, अब से ना आप एक टाइम रागी की रोटी बनाना, रागी में कैल्शियम अच्छा होता है, तो मम्मी पापा को बहुत फायदा करेगा। अरे कोई चीज आप लोगों का फायदा तो तब करेगी ना जब आप उसे फायदा करने दोगे। इतना ज्यादा खा लेते हो और फायदे की बजाय अपना ही नुकसान करवा लेते हो। अरे ये देखो, लगता है आटा चावल छोड़ने से मेरा वजन कम हो गया। देखो तो मेरी पैंट कितनी ढीली हो गई है। हैं? कल तक तो आपको ये पैंट बिल्कुल फिट आ रही थी, अचानक से ढीली कैसे हो गई? अरे खाने का कमाल है भाई। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, एक ही दिन में इतना फर्क थोड़ी ना होता है। जरा पीछे मुड़ना दो। अमन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो उसके पैंट की सिलाई उखड़ी हुई थी। ये देखकर सबकी हंसी छूट जाती है। अरे आपका वजन कम नहीं हुआ है, बल्कि इतना बढ़ गया है कि पैंट भी फट गई। क्या वजन बढ़ गया? ऐसे कैसे? अब तो हमने हेल्दी खाना भी शुरू कर दिया है। भैया लगता है कि अब ग्रीन टी पीनी स्टार्ट करनी पड़ेगी। सब बोलते हैं ना वजन कंट्रोल में रखना है तो ग्रीन टी पियो। मैं आज ही ग्रीन टी के 4-5 डब्बे ले आऊंगा। अभी तक तो सिर्फ ये लोग खाने में ही सबको पीछे छोड़ते थे, लेकिन अब तो इन्होंने ग्रीन टी पीने में भी सबको पीछे छोड़ दिया। कैसे, चलिए देखते हैं। ये ग्रीन टी स्वाद थोड़ी कम है नहीं, लेकिन गुड़ मिलाकर ठीक लग रही है। मैंने तो 4-5 कप पी ली। अब देखना कैसे हमारा वजन सही होता है। हेल्दी खाना और साथ में ग्रीन टी। आप सबको कौन समझाएगा मम्मी जी? हेल्दी के नाम पर वो लोग भर भर कर खाना और ग्रीन टी लेते रहते हैं। ना तो उनका वजन बढ़ना रुकता है, ना ही उनकी गैस एसिडिटी की परेशानी खत्म होती है, मगर फिर भी उन्हें अपनी गलती समझ में नहीं आती। तभी कुछ दिन बाद, अरे क्या हुआ वॉचमैन अंकल, इतने उदास उदास क्यों बैठे हो? उदास नहीं बेटे भैया, बस बड़ी जोर से भूख लग रही है। खाना लेने गए थे लेकिन आज खाने वाला है ही नहीं,
लगता है अब तो शाम को घर जाकर ही खाना बनाकर खाना पड़ेगा। इधर आसपास कोई और ढाबा या ठेला भी नहीं है। अरे तो आप मेरे घर चलिए ना अंकल, पूनम ने मस्त टेस्टी सा खाना बनाया होगा, आज आप हमारे घर खाना खा लीजिए। अमन वॉचमैन अंकल को आज अपने घर पर खाने के लिए इनवाइट कर देता है। पूनम सबके लिए खाना सर्व करती है। अरे ई का बनाया बहू रानी ने, और वो भी इतना सारा। अरे इतना सारा कहाँ भैया, हम सब 6-7 रोटी खाते हैं तो सबकी मिलाकर 35-40 रोटियां तो बनी जाती है, और आज थोड़ी सी रोटियां एक्स्ट्रा बनी है। जी अंकल जी, और आज सबका राजमा खाने का मन था, और राजमा के साथ तो चावल ही अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे घर में कोई चावल नहीं खाता, इसलिए राजमा के साथ किनुआ बनाया है, और आलू पालक की सब्जी के साथ बाजरे की रोटी। क्या? अरे बेटा, लेकिन बाजरे की रोटी तो सर्दी में खाते हैं ना, इतनी गर्मी में खाओगे तो गर्मी बढ़नी जाएगी। और राजमा के साथ तो चावल ही अच्छे लगते हैं, इसके साथ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या बनाया तुमने। इसका स्वाद ना बहुत ही अजीब सा है। अरे नहीं, ये सब कुछ बहुत हेल्दी है अंकल। अब हेल्थ के लिए थोड़ा बहुत स्वाद में ऊपर नीचे तो करना ही पड़ता है। गेहूं की रोटी और चावल खाने के लिए हेल्दी नहीं होता है। अरे बाबा, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको दिखने में मैं अनहेल्दी लगता हूँ? मतलब ना तो मेरा वजन बढ़ा है, ना ही इस उम्र में मुझे बीपी शुगर जैसी कोई परेशानी है। हाँ, तो फिर आप क्या खाते हो अंकल जी? जो आप लोग घर में नहीं खाते हो बस वही खाता हूँ मैं। क्या मतलब? मतलब जो हम सालों से खाते आए हैं वही सब मैं आज खाता हूँ। गेहूं की रोटी, अपना चावल, उसके साथ दाल सब्जी दही सब कुछ खाता हूँ। अरे लेकिन गेहूं की रोटी और चावल तो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, तो आप क्यों खाते हो? अरे सीता बहन जी, अगर रोटी और चावल सेहत के लिए अच्छे नहीं होते तो क्या आज मैं और मेरी सेहत अच्छे होते? बचपन से लेकर आज तक यही खाते आए हम, और कभी कोई बीमारी नहीं हुई। अरे मैं क्या, हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी तो यही खाया है, और हमसे ज्यादा सेहत अच्छी होती थी उन लोगों की। अरे अंकल, लेकिन हम लोगों को तो ये खाना सूट ही नहीं करता। बेटा, तुम कह रहे हो कि बहुत टाइम से तुमने गेहूं की रोटी और चावल नहीं खाया, लेकिन तुम्हें पता है तुम्हारा वजन अभी भी पहले की तरह ही बढ़ा हुआ है, क्योंकि दिक्कत गेहूं की रोटी या चावल में नहीं है, दिक्कत है ज्यादा खाना खाने में। बड़े बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते थे, अति चाहे किसी भी चीज की हो लेकिन अच्छी नहीं होती। लिमिट में रहकर सब खाओगे तो कुछ नुकसान नहीं करेगा। मैं खुद एक टाइम में सिर्फ 2 या 3 रोटी खाता हूँ, या थोड़े से चावल खा लेता हूँ। अगर इतनी रोटियां खाने लगे तो कैसे काम चलेगा? अरे अंकल, लेकिन पहले के लोग भी तो इतनी रोटियां खाते थे, उनका शरीर तो बिल्कुल तंदुरुस्त रहता था। अगर हम इतना खाना नहीं खाएंगे तो शरीर में जान कहाँ से आएगी? अरे तो बेटा, पहले के लोग खेतों में मेहनत भी तो कितनी करते थे, और वो अपनी भूख के अनुसार खाते थे। आजकल पहले जितनी मेहनत कहाँ रह गई है, कहाँ हम इतना पसीना बहा पाते हैं। इसलिए आज के समय में तो जितना कम खाओ उतना ही अच्छा है। 2-3 रोटी से ऊपर खाना ना तो ठीक से पचता है, वजन को बढ़ा ही देता है। आप बात तो ठीक कह रहे हो भैया, क्योंकि रोटी चावल छोड़कर भी हमें कुछ ज्यादा फायदा हुआ नहीं। गैस और एसिडिटी तो पहले की तरह ही बनती है, और वजन भी पहले जितना ही है। बहू, आज से घर में नॉर्मल खाना ही बनेगा। हम रोटी और चावल ही खाएंगे, लेकिन बस लिमिट में खाएंगे। चलो शुक्र है, भले ही मैं आपको ये बात नहीं समझा पाई, लेकिन वॉचमैन अंकल तो कम से कम आपको ये बात समझाने में कामयाब हुए।